सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, इन्फोसिस ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इन्फोसिस के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा तो बढ़ा है लेकिन आय घटी है। कैसे हैं इन्फोसिस के नतीजे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। तो गौरांग, आपको कैसे लगे हैं कंपनी के नंबर्स? बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो जैसे आप अभी बता रहे थे और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुन रहा था मैनेजमेंट को, और ऐतिहासिक स्तर पर अगर आप देखने जाए तो चौथी तिमाही के नतीजे जो आईटी क्षेत्र होते हैं तो वो थोड़े बहुत कमजोरी होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अनुमान था उससे नीचे आए हैं आंकड़े। और जो आगे जाकर के कारोबार की जो इन्होंने टिप्पणी दी है वो थोड़ी बहुत कॉशियस इसलिए क्योंकि जो परिस्थिति अमेरिका में हो रही है और निर्भरता जिस प्रकार की आईटी कंपनियों की अमेरिका में है, खास करके आय और मुनाफे को लेकर के, तो उसकी वजह से ही मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कॉशियस अप्रोच ये नए वित्तीय वर्ष में इन्होंने रखा है। मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि शायद इन आंकड़ों को देख करके जब सोमवार को हम लौट करके आएंगे कामकाज में तो थोड़ा बहुत दबाव दिख सकता है, लेकिन डिस्क्लोजर भी देना अनिवार्य होगा। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आज के तारीख में हमारी निवेश करने की राय है इन्फोसिस में। मैं बात कर रहा हूँ लंबी अवधि के लिए, यानी कि 12 महीने, साल, 1.5 साल के समय सीमा से। जी, तो गौरांग, इन्फोसिस के लिए तो सारी बातचीत आपने बता दी, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है और आईटी के लिए एक तरह से गाइडेंस का भी काम करती है। क्या और जो नतीजे इस रिजल्ट सीजन में हमें देखने लगभग इसी लाइन पे आते हुए दिखाई देंगे जहां तक आईटी कंपनीज की बात है, क्योंकि इस वक्त उन पे नजर सबसे ज्यादा? टीसीएस के तो देख लिए, विप्रो के देख लिए, विप्रो में निराशा थी, इन्फोसिस में इतना उत्साह नहीं था। बाकी रहे दो दिग्गज कंपनी एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। एचसीएल टेक मेरे ख्याल से आप ऐतिहासिक तौर पर जाए तो सभी दिग्गज आईटी कंपनियों की तुलना में थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े हो सकते हैं। टेक महिंद्रा का मिला जुला सा रुझान रहेगा, ऐसा हमारा अनुमान है। लेकिन कुछ छोटी और मझौली जो आईटी क्षेत्र की कंपनी है वहां पर मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूं कि शायद थोड़े बहुत बेहतर नतीजे आ सकते हैं। जी गौरांग, बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। तो गौरांग का कहना कि सोमवार को थोड़ा बहुत जब खुले दबाव दिख सकता है यहाँ पर, लेकिन फिलहाल मिले जुले नतीजे यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से। तो आइए सुनते हैं इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख ने गाइडेंस को लेकर और क्या कहा। Based on what we see in the environment today and building on our large deal wins in the past quarters, our guidance for growth in financial year 2026 is 0% to 3% in constant currency terms. The environment is uncertain and we will execute our plans with agility while keeping a close watch on changes. Our margin guidance for the financial year 2026 is at 20% to 22%. अब बाजार की नजर शनिवार को आने वाले नतीजों पर होगी। शनिवार को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, डिटेल्स लेते हैं अपनी सहयोगी दीपाली राणा से और मिताली जैन से। दीपाली, पहले आपके पास एचडीएफसी बैंक, किस तरह की उम्मीद लगाई जा सकती है इस बार नतीजों से? दोनों ही बैंक से नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक आउट परफॉर्म करेगा नंबर्स के मामले में। एचडीएफसी बैंक की स्टेडी परफॉर्मेंस रह सकती है, ऑल्दो कुछ एक पैरामीटर्स पर नंबर्स डेफिनेटली क्लोजली वॉच किए जाएंगे। पहले नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो अनुमान यह है कि सालाना आधार पर 7-7.5% की ग्रोथ रह सकती है और 31,100 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आ सकता है। मुनाफे में भी 3-3.25% की ग्रोथ वाई बेसिस पे। हालांकि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो 3.5% के आसपास रहेंगे वर्सेस 3.4%। अब इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इस क्वार्टर में जो स्लिपेजेस रहेंगे बैंक के वो थोड़े से कम होकर आ सकते हैं और ये स्लिपेजेस में डिक्लाइन रहेगा किसान क्रेडिट कार्ड सेगमेंट की वजह से। साथ ही जो नेट एनपीए है वो 0.47% के आसपास रहने की प्रोबेबिलिटी है वर्सेस 0.46% Q1Q, तो स्टेबल रह सकते हैं, फ्लैटिश टोन पर आ सकते हैं नेट एनपीए। मार्जिन्स भी ब्रॉडली फ्लैट रहने की अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि फंडिंग कॉस्ट जो रही है बैंक की वो हायर साइड पर रही है। लोन ग्रोथ भी में बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स तो नहीं, बट जो प्रीवियस ग्रोथ थी वो बैंक मेंटेन कर सकता है। लेकिन इस बार के अर्निंग्स के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली जो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है यानी सीडी रेशियो को लेकर, क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी जब एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड के साथ मर्जर हुआ था, तो वहाँ पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्जिन्स का आगे ट्रेंड कैसे रह सकता है और आगे के लिए ओवरऑल ग्रोथ गाइडेंस। लेकिन एचडीएफसी बैंक के मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सपेक्टेड है।
चलिए तो वो भी देख लेते हैं। हमारे साथ मिताली भी हैं। तो मिताली, दीपाली का कहना है कि एचडीएफसी बैंक के मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे से ज्यादा उत्साहित करने वाले हों। जी, तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स इस बार अच्छे आने की उम्मीद जताई है स्ट्रीट पर। नेट इंटरेस्ट इनकम में 9% का इजाफा देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 16% की यहाँ पे ग्रोथ देखने की उम्मीद है। नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 12,190 करोड़ के आसपास का देख सकते हैं 14% की ग्रोथ के साथ। साथ ही लोन ग्रोथ 15% और डिपॉजिट ग्रोथ में 11% की ग्रोथ के अनुमान यहाँ पे स्ट्रीट ने लगाए हैं। लोन ग्रोथ बढ़ने के कारण और डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ने के कारण बिजनेस ग्रोथ Q4 में मजबूत बन सकती है। एसेट क्वालिटी में भी लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, जो इस क्वार्टर में भी जारी रहने की संभावना यहाँ पे जताई गई है। साथ ही मार्जिन में भी बेहतर होने की संभावना है, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव होती नजर आएगी। इसके अलावा क्रेडिट कॉस्ट में कमी और कॉस्ट रेशियो का स्टेबल रहना भी बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। क्वार्टरली बेसिस पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पे सुधरते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड के गिरने से बैंक्स को ट्रेडिंग गेन्स भी मिलने के यहाँ पे आसार है, जो कि उनकी अर्निंग्स के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम मिलेगा। तो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे इस बार अच्छे आने वाले हैं। चलिए जी, बढ़िया बात है। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक के भी नतीजे, दोनों बड़े नतीजे होंगे शनिवार के दिन, और सीएनबीसी आवाज पर आपको इनकी कवरेज मिलेगी और इनका डिटेल मिलेगा। इधर निफ्टी वीकली एक्सपायरी पर बाजार का जोश आज डबल हाई रहा। बाजार ने तेजी का चौका लगाया। सेंसेक्स निफ्टी करीब 2% तक की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1509 पॉइंट चढ़ा और 78,553 पर, तो निफ्टी 414 पॉइंट चढ़कर 23,852 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी जोरदार तेजी रही है। आज के बाजार में निफ्टी बैंक ने करीब 2% से ज्यादा की बढ़त हासिल की। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई। सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर इंडेक्स आज बढ़त पर बंद हुए हैं। इसमें बैंकिंग, इंफ्रा, तेल गैस ये शामिल रहे। साथ ही फार्मा, एनर्जी और ऑटो इंडेक्स में भी आज हरा निशान लगा। बाजार में थोड़ी राहत देखने को मिल सकती है। इस राहत की वजह क्या है, इसका डिकोड किया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम ने। सुनील सुब्रमण्यम के मुताबिक अब भारत को लेकर एफआईआईज का आउटलुक बदलेगा। बैड न्यूज हो तो वो सर्टेनिटी बैड न्यूज, कितना बैड, कितना खराब, किसके लिए खराब, अगर ये क्लैरिटी मिलती है तो मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो पहली चीज है कि ये पॉज ही एक क्लैरिटी की चीज, यानी कि ट्रंप भी कुछ और वॉइसेस को सुनते हैं, खाली चाहे वो बॉन्ड मार्केट की वॉइस सुने, चाहे वो दूसरे देश के काउंटर अटैक की वॉइस सुने, जो भी है। तो एक चीज जो सामने आई है कि ट्रंप जो भी उन्होंने कहा उसी को इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। कुछ ना कुछ राहत होगा, अभी पॉज के जरिए होगा, कल इंडिविजुअल डील्स हर देश के साथ नेगोशिएट करके होगा। वो एक बात, ओवरऑल एक एफआईआई के मन में ये एक क्लैरिटी आ रही है। मैं रीजनेबल की टेरिटरी में लार्ज कैप को कहूंगा, मिड एंड स्मॉल कैप को अभी भी थोड़ी रीजनेबल से आगे हैं, क्योंकि उम्मीदें हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स बेहतर आएगी। तो क्या बाजार की सभी चिंताएं हो गई हैं दूर? एफआईआईज के आने के साथ बुल रन हो गया है शुरू, या बाजार को अभी और दम दिखाना है बाकी? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। न रुकेगा न चुकेगा। 7:57 पर आज का आवाज अड्डा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 साल पूरे हो गए हैं और बीएसई गौरवशाली 150 सालों का जश्न मना रहा है। इस मौके पर मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित आज किया गया है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे भी शामिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में डीआईआईज ने 6.1 लाख करोड़ का निवेश किया, जो एफपीआई से भी ज्यादा रहा। यह निवेश भारतीय निवेशकों की परिपक्वता को दर्शाता है। In the last financial year, DIIs, the domestic institutional investors, recorded total inflows of 6.1 lakh crore, far outpacing the 1.3 lakh crore net outflows from FPIs. This transition of DIIs from a supportive to a dominant force underlines the growing maturity and depth of India's capital market. And I think this happening in the 150th year of BSE marks a major profile, impact-changing profile to the Indian stock markets.
बड़े कॉर्पोरेट्स में गवर्नेंस फेल्योर का असर बाजार पर पड़ सकता है, ये कहना है सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे का। सीआईआई कॉर्पोरेट गवर्नेंस समिट में बोलते हुए सेबी चेयरमैन ने कहा कि वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए ऐसे फेल्योर को रोकना जरूरी है। So governance failures in large corporates can have ripple effects across the market and economy. Preventing such failures is essential to maintaining financial stability. By mandating disclosures, board structures, and oversight mechanisms, we aim to create a self-regulating environment that encourages ethical and responsible corporate behavior. We are conscious that over-regulation can stifle growth and innovation. At the same time, too little regulations can also lead to decline in trust of stakeholders and adversely impact growth. Thus, there is a need for optimum regulation. Regulations need to be rationalized by removing what is no longer relevant and reducing overlaps. We need to move from a thinking of minimum compliance to maximum governance. Boards must rise above routine and ask difficult questions, and auditors and independent directors must act as gatekeepers of integrity. इधर ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मुश्किल में है। एक्सियस के मुताबिक अमेरिका आने वाले यात्रियों की संख्या में तेज गिरावट आई है। क्या कारण है, बता रही हैं मदीहा मुजावर। बिल्कुल, विदेशी पर्यटकों के अमेरिका में आने की संख्या में गिरावट अमेरिका की ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ट्रंप सरकार का मकसद था अमेरिका में अवैध रूप से आ रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, लेकिन अलग अलग डेटा प्लेटफॉर्म से जो तस्वीर सामने आ रही है उससे ये साफ है कि उनकी नीतियां और नियम अब आम लोगों को अमेरिका आने से रोक रहे हैं। अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस, जैसे आप बता रहे थे, उनके एक विश्लेषण के मुताबिक मार्च के अंत में अमेरिका के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों की संख्या में 10 साल 20% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के आंकड़ों के अनुसार हवाई मार्ग से अमेरिका आने वाले यात्रियों की संख्या में 11.4 की गिरावट आई है। मेक्सिको से आने वाले यात्रियों की संख्या में करीब 23% की कमी हुई है। सेंट्रल अमेरिका से 24% की गिरावट है और वेस्टर्न यूरोप से 17.4 की गिरावट देखी गई है। अगर हम सभी तरह के ट्रांसपोर्ट मोड्स जैसे हवाई, जमीन और समुद्र को मिलाकर देखें तो जर्मनी से आने वाले यात्रियों में 28% की गिरावट है, यूके से 14% की से ज़्यादा की कमी है और भारत और चाइना से भी हल्की मगर साफ गिरावट दर्ज की गई है। कनाडा से आने वालों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के अनुसार मार्च में ज़मीन के रास्ते अमेरिका से लौटने वाले कैनेडियन यात्रियों की संख्या में लगभग 32% की गिरावट आई है और हवाई यात्रा में 13.4% की कमी देखी गई है। तो आखिर क्या है इस रुझान की वजह? एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि गिरावट अंतर्राष्ट्रीय तनाव और अमेरिकन नीतियों में कार्रवाई जो बढ़ती जा रही है उसकी वजह से हो रहा है। बॉर्डर पर लोगों को हिरासत में लिए जाने से, परेशान किए जाने से जो खबरें आ रही है और कुछ देशों में अमेरिका के खिलाफ ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है, खासकर ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए। नई अमेरिकन नीतियों जैसे कि सख्त वीज़ा रूल्स, 30 दिन से ज़्यादा रुकने पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और वीज़ा ओवरस्टे करने पर भारी सज़ा और अरेस्ट भी होता है, तो ये सब लोगों को डरा रहा है। साथ ही एक नया नियम ये भी है कि पासपोर्ट में यात्री की बायोलॉजिकल सेक्स ही दर्ज होना चाहिए और अमेरिका अब केवल 2 ही लिंग, मेल और फीमेल को मान्यता देता है। अब भारत में जो ट्रैवल एजेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ के ग्रीन कार्ड धारक जो NRIs है वो भी भारत आने से हिचक रहे हैं। उन्हें डर है कि अमेरिका वापस लौटने पर उनसे सख्त पूछताछ हो सकती है। कई लोग तो अमेरिका की यात्रा टाल रहे हैं जब तक बेहद जरूरी ना हो। अब विदेशी पर्यटक अमेरिकन ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा है और इन आंकड़ों में जो गिरावट देखी जा रही है वो इस इंडस्ट्री के लिए चिंताजनक संकेत है। जी शुक्रिया। दुनिया की नामी गिरामी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ट्रंप प्रशासन ने $2.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी है। फंड रोकने से वहां भारत से पढ़ाई करने जाने वाले स्टूडेंट्स पर कितना असर होगा, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी।
दुनिया भर के स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि वो अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें। भारत से हर साल 300 से 400 स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई करने जाते हैं। रुपए में हिसाब लगाएं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर स्टूडेंट के ऊपर स्कॉलरशिप के रूप में लाखों रुपए खर्च करती है। ट्रंप प्रशासन के फंड रोकने से अब स्कॉलरशिप पर सीधा असर पड़ेगा, इसलिए हार्वर्ड में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स काफी असमंजस में हैं। देखूं कि कोई और बेटर स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें मुझे अच्छी फंडिंग मिल रही है और फीस कम है, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, फैमिली के लिए बेनिफिशियल होगा, इनकम और सब चीजों को ध्यान रख के। राइट, मैं यूएसए को साइड रख के दूसरे बैकअप ऑप्शंस को सोचूं, जैसे कि यूरोप है। आई थिंक यूरोप इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो मैं सोच रही हूँ बैकअप के लिए। हार्वर्ड में एडमिशन होना आसान नहीं है। हार्वर्ड की वेबसाइट के मुताबिक अगर कोई पीएचडी करता है तो उसको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, जो 50 लाख से 1.5 करोड़ रुपए सालाना होती है। अब ऐसी स्थिति में अमूमन भारतीय स्टूडेंट्स एवरेज 25 से 30 लाख की स्कॉलरशिप पा लेते हैं। अब अगर लाखों रुपए खर्च नहीं करना चाहते तो स्टूडेंट एमबीए, पब्लिक पॉलिसी और पीएचडी की पढ़ाई के लिए अन्य विकल्प भी खोज सकते हैं। अभी टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो रूल्स अभी इंप्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले तो ये सिचुएशन में पेरेंट्स और बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले चीज़ कि उनको वेट करना चाहिए कि एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ ये रूल्स का, कि स्कॉलरशिप बंद कर दी है कि नहीं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन देखने हैं यूएसए के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट में आती है और बहुत सारी स्कॉलरशिप देती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जिनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रशासन भी ट्रंप सरकार के फैसले के खिलाफ जाने की सोच रहा है, लेकिन इसका बुरा असर भारत समेत अन्य देशों के छात्रों पर हो रहा है। बेशक हार्वर्ड दुनिया का बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, लेकिन फीस के रूप में जहां लाखों रुपए का बोझ आता है, वहां दूसरे विकल्प भी तलाशने चाहिए। केतन जोशी, अहमदाबाद। ट्रम्प टैरिफ पर 90 दिनों के विराम से एक्सपोर्टर्स ने राहत की सांस ली है। इस दौरान वो पेंडिंग ऑर्डर्स पूरा करने में दिन रात जुटे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर सकारात्मक बातचीत हो जाए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिमल पिछले 30 साल से अपैरल और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट बिजनेस में है। इनका मुख्य कारोबार यूरोप और अमेरिका में है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से परेशान बीमल के लिए 90 दिन की रोक एक मौका है कि कम ड्यूटी पर पेंडिंग ऑर्डर पूरा कर सके। बिमल के मुताबिक फिलहाल जो 10% की ड्यूटी लागू है, उसे एक्सपोर्टर और रिटेलर आधा आधा बांट रहे हैं। लेकिन अगर 90 दिन में कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलता है तो शॉर्ट टर्म में नुकसान होना तय है। शॉर्ट टर्म में हिंदुस्तान को नुकसान होगा, क्योंकि वो बायर्स को छोड़ नहीं सकते, कुछ ना कुछ डिस्काउंट उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग रन में चूंकि हमारे कम्पिटिटिव कंट्री के मुकाबले में जो हिंदुस्तान पे ड्यूटी लगी है वो बहुत कम है, बहुत कम नहीं कह सकते, कम है, तो उसका एडवांटेज हमें मिलेगा। और अगर हम हमारी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं और ये ड्यूटीज रिमेन करती है तो हिंदुस्तान आने वाले साल 2 साल में बहुत फ़ायदे में रहेगा। बिमल की तरह ही हाई एंड होम फर्निशिंग का एक्सपोर्ट करने वाली नंदिता डींगरा भी आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करने लगी हैं। कैपेसिटी बढ़ा दी गई है और दिन रात अलग अलग शिफ्ट में काम किया जा रहा है। हालांकि नंदिता इसे एक्सपोर्टर्स के लिए आपदा में अवसर मानती हैं। जो अभी हमारे एक्टिव ऑर्डर्स हैं, हमने अपनी प्रेजेंट कैपेसिटी को स्केल अप कर दिया है। हमारे कस्टमर्स की तरफ से हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, पर उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपनी शिपमेंट्स को डिस्पैच कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है और हमारे ऑपरेशंस पूरी तरह से स्टेबल हैं। 90 दिनों का ये वक्त देश भर के एक्सपोर्टर्स के लिए बेहद अहम है। हालांकि सबकी नजरें टिकी हैं दोनों देशों के बीच चल रहे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ी बातचीत पर, और अगर ये बातचीत सफल रहती है तो निश्चित तौर पर देश भर के एक्सपोर्टर इस टैरिफ चुनौती का सामना आसानी से कर पाएंगे। हालांकि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश के मुकाबले भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ कम है और जानकारों के मुताबिक भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए लंबे समय में टैरिफ फायदा भी पहुंचा सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने डमी स्कूलों पर एक्शन शुरू कर दिया है। तो क्या होते हैं डमी स्कूल, और ये क्या कोई एक नेक्सस है बिटवीन कोचिंग क्लासेस, स्कूल्स जहां पर बड़े एग्जामिनेशन जैसे IIT, JEE एक्सेट्रा इनकी तैयारी के नाम पर बच्चे स्कूल जाते नहीं हैं, वहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस जो होती है वो मार्क हो जाती है गलत तरीके से और एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं,
और प्रिपरेशन की बात, तो बहुत सारा कुछ गोरख धंधा है ये पूरा। डमी स्कूल क्या है गोरख धंधा, 5:57 पे आज इसका खुलासा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के तहत नियुक्तियों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए अब 7 दिन का वक्त दिया है। ज़्यादा डिटेल के साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो असीम, थोड़ा डिटेल में बताएं, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश वक्फ मामले में क्या कहता है? वक्फ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई की शुरुआत में ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 1 हफ्ते का वक्त मांगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें इसके साथ बहुत सारे दस्तावेज फाइल करने हैं, इसीलिए उन्हें जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस मांग को मान लिया और सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का मोहलत दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि इस मामले में अब यथास्थिति बनी रहेगी। वक्फ बोर्ड या काउंसिल के ऊपर कोई भी नई नियुक्तियां नहीं होंगी। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनका भी स्टेटस को पहले की तरह ही रहेगा। तो अब जो सरकार है उसको 1 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करना पड़ेगा और दूसरी पार्टियों को 5 दिनों के अंदर उसके बाद रिजॉइंडर दाखिल करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में अब तक 140 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं और सबकी सुनवाई कर पाना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सूचीबद्ध कीजिए और 5 ऐसी याचिकाओं को हमारे सामने लेकर के आइए जिसके ऊपर हम सुनवाई कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई 5 मई को करेगा और तब तक यथास्थिति बनी रहेगी। राइट, शुक्रिया असीम। तो क्या चलिए असीम से हम और बातचीत करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि कोर्ट ने कानून पर स्टे नहीं लगाया है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा है कि नए कानून के तहत फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सर, आज किस तरह से तमाम दलीलों को आपने रखा? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जब सुनवाई शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री तुषार मेहता ने अपने तरफ से एक प्रस्ताव दिया, जिस प्रस्ताव को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। उनका प्रस्ताव ये था कि अगली तारीख तक मैं आश्वासन देता हूं कोर्ट को कि वक्फ काउंसिल में या वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा संशोधित कानून के हिसाब से। दूसरा, उन्होंने कहा जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं, उन पर उनको डी नोटिफाई अगले आदेश तारीख तक नहीं किया जाएगा। उसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लेते हुए किसी भी संशोधित प्रावधान पर स्टे नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या समझा जा सकता है? जिस तरह से 5 दिनों का वक्त लिया गया है, 5 दिनों के बाद इस मामले में फिर से दलील दिया जाएगा, इसको आप कैसे? नहीं, ऐसा है कि जो 5 तारीख की जो मुकर्रर हुआ है उस दिन से पूरे मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो जाएगी। इसलिए अब अंतरिम आदेश का कोई मुद्दा नहीं है, वो मुख्य रूप से जो मेन पिटीशन है उस पर सुनवाई शुरू होगी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि सरकार वक्फ नियम को सुधार बता रही है, लेकिन असल में वो अधिकारों पर प्रहार है। जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, प्रशासनिक कार्यकुशलता का कोई कदम नहीं है, बल्कि ये एक मूल वैचारिक हमला है। यह न सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर चोट करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों की आत्मनिर्णय स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। ये सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है। बड़ी अजीब विडंबना है। विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट के अंतरिम आदेश को वक्फ कानून के खिलाफ बताया है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता।
हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। इधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी अपनी अर्जी में वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। अमानतुल्लाह खान ने वक्फ कानून को असंवैधानिक करार दिया है। लेकिन मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्फ बाय यूज़ इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियाँ वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा और वक्फ के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। ममता बनर्जी ने हिंसा के लिए केंद्र सरकार और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं बंगाल के बीजेपी नेताओं ने दंगों की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंसा पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब वक्फ कानून का मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो इसे लेकर हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ममता के बयानों के चलते मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की है। So the violence which led to tragic death of some people are all because of the instigation and the encouragement which have come from the chief minister and his party, her party. गुरुग्राम लैंडस्केप केस में माफ कीजिएगा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जारी है। वाड्रा सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ ईडी दफ्तर तक गई। ईडी अब तक वाड्रा से 2 दिनों में 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा लंच के लिए निकले तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो 2019 में भी जवाब दे चुके हैं, 2 बार क्लीन चिट मिल चुकी है और वो सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो फिर बुलाने का क्या मकसद है। 2019 के बाद जब मैं 15 बारी गया हूं, 10-10 घंटे बैठा हूं और सारे सवाल के जवाब दिए हैं। अब 7 साल बाद वही विषय में दोबारा बुलाने का मेरे को मकसद समझ नहीं आ रहा, पर मकसद फिर पक्का हो जाता है कि उसी दिन चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की। तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव है मेरा लोगों के बीच में और लोगों की सोच ये है कि गलत दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक के घर पर विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी की है। गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में एफसीआरए नियमों के उल्लंघन का आरोप है। सीबीआई ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए हैं और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने सरकार पर पलटवार भी किया है। भाई दुर्गेश पाठक जी के घर पे सीबीआई को मोदी जी ने भेज दिया धमकाने के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको कहा कि गुजरात में जाके संगठन मजबूत करो, उस गुजरात में जहां 14% वोट आम आदमी पार्टी को पिछले चुनाव में मिला था, उस गुजरात में जहां 5 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। जैसे ही दुर्गेश पाठक पहुंचते हैं, संगठन की मीटिंग लेते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, गांव-गांव में कैसे संगठन मजबूत होगा इस बात की कोशिश करते हैं। आज धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी मोदी जी ने। यह है आपका राजनीति करने का तरीका, यह है आपका लोकतंत्र में एक राजनीतिक दल को खत्म करने की कोशिश। वहीं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दुर्गेश पाठक पर हमला बोलते हुए कहा कि वो अपनी ही पार्टी के चंदे में गड़बड़ी करने वाले व्यक्ति हैं जो कथित रूप से लालू यादव से भी आगे निकल चुके हैं। हमने कई तरह के चंदे चोर सुने हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का करिश्मा है कि ये पार्टी तो चंदाखोर पार्टी है। ये अपनी ही पार्टी का चंदा कैसे खाया जाता है उसका उदाहरण दुर्गेश पाठक ने दिया है। लालू का हम सुना करते हैं कि वो भैंस का चारा खा गए,
लेकिन ये तो अपनी पार्टी का चंदा खा गए, ये तो लालू से भी भ्रष्ट है। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हो गए हैं कि एक स्टेट के प्रभारी सह प्रभारी बनाने से बाकी पार्टियों को फर्क पड़ता है। क्या है जिनका? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर खबरें तो जारी हैं और आपसे कुछ ही देर बाद यानी 5:57 पर हम आपसे एक बार फिर मिलेंगे और बात करेंगे कि क्यों इन दिनों डमी स्कूल पर हो रहा है एक तगड़ा एक्शन। डमी स्कूल आखिर क्या करते हैं और कैसे इनका एक पूरा कनेक्शन है कोचिंग क्लासेस के साथ। और इसके अलावा हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको ताज़ी खबरें लगातार मिलती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ।